गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सबको मेरी लाइव क्लास दिख रही है, साउंड भी प्रॉपर आ रहा है। अगर इन केस कोई दिक्कत है तो प्लीज़ मुझे एक बार मैसेज करके बताओ। यहाँ से हमने क्लास स्टार्ट कर दी है अब। हाँ जी बेटा, आवाज़ वगैरह प्रॉपर आ रही है सबके पास। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बेटा। अच्छा प्लीज़ एक बार मैं आप सबको बता दूं, अगर किसी की क्लास नहीं चल रही है और उनको पुरानी ही वीडियो दिख रही है तो प्लीज़ बेटा बाकी सब जो बच्चे हैं वो मैसेज कर दें ग्रुप के अंदर और बोलें उन्हें कि वो दोबारा से अपनी ऐप को अनइंस्टॉल करें और फिर एक बार इंस्टॉल करेंगे तो उनकी क्लास चल जाएगी। क्योंकि हमने कुछ अपडेशन किया था तो वो अपडेशन उनके पास नहीं हुआ होगा। तो अगर अपडेट होकर नहीं हो रहा है तो अनइंस्टॉल करिए और अनइंस्टॉल करके उसको दोबारा रीइंस्टॉल करिए। हाँ ये सबके पास साउंड बड़ा प्रॉपर जा रहा है बेटा। शुभम, ये साउंड बिल्कुल ठीक है, अच्छी बात है बेटा, थैंक यू। उत्कर्ष अभी लिख देते हैं बेटा, ग्रुप वाला नंबर भी लिख देते हैं, मेंशन कर देते हैं। एक बार सब बच्चे यहाँ प्रेजेंट हो जाएं, उसके बाद हम क्लास भी स्टार्ट करेंगे। नंबर बेटा उदित ने भेज दिया है क्लास चैट के अंदर। यही नंबर पे आप हमारे जो ग्रुप था उसके ऊपर ऐड हो सकते हैं। अब धीरे धीरे करके बच्चे ऐड होने शुरू हो गए हैं, तो आई होप थोड़ी देर के अंदर हम क्लास स्टार्ट कर पाएंगे प्रॉपर तरीके से। जो बच्चे इस वक्त पे लाइव बैठे हैं बेटा उनको कोई दिक्कत तो नहीं है, साउंड और वीडियो बिल्कुल क्लियर आ रही है। गुड मॉर्निंग सिमरन, गुड मॉर्निंग 0113 डेड मैन अलाइव। चलो जी, गुड है, सबके पास वीडियो प्रॉपर जा रही है। तो एक काम करते हैं, मैं आपको तब तक लास्ट क्लास तक का रिवीजन करा देता हूँ, बाकी सब बच्चे भी धीरे धीरे करके ज्वाइन कर जाएंगे और तब तक हमारी रिवीजन भी हो जाएगी इसी बहाने। सबसे पहले कल की क्लास नहीं हो पाई उसके लिए सॉरी, हमारे यहाँ कोई टेक्निकल इशू था जिस वजह से क्लास नहीं हो पाई थी, अपडेशन की वजह से था। और जिन बच्चों का अभी तक अपडेट नहीं हुआ है प्लीज़ अपने दोस्तों को बता दें कि भी वो अपनी ऐप को दोबारा से इंस्टॉल करेंगे। पहली वाली को अनइंस्टॉल कर लीजिए और फिर इंस्टॉल करने के बाद आपकी ऐप अब बहुत अच्छे से वर्क करने वाली है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और मैं आपको पहले एक बार रिवाइज करा दूं, मैंने अब तक आपको क्या कराया था। मैंने आपको कराया था एक चैप्टर स्टार्ट जो था रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का, और रेक्टिफिकेशन का मतलब मैंने आपको बताया था करेक्शन ऑफ मिस्टेक। करेक्शन ऑफ मिस्टेक के अंदर मैंने आपसे सबसे पहले पूछा कि क्लासिफिकेशन करिए, किसकी मिस्टेक्स की क्लासिफिकेशन करिए। और वो मिस्टेक्स की क्लासिफिकेशन जो हमने की थी
मैं आपको इवन स्लाइड्स ओपन करके दिखाता हूं ताकि आप प्रॉपर तरीके से समझ पाएं चीज़ों को। तो जो हमने पहले अपनी फर्स्ट क्लास करी थी उसके अकॉर्डिंग मैं आपको दिखाऊंगा, फिर हम अपनी सेकंड क्लास जो हमने की थी उसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। तो बेटा हमने बेसिक डिस्कशन किया था आपके साथ और मैं आपके सामने चैप्टर स्टार्ट किया था, कौन सा था, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का, जो आपकी स्क्रीन पर अब अवेलेबल है। आप देख सकते हैं हमने क्लासिफिकेशन ऑफ एरर्स में एरर्स को दो पार्ट में डिवाइड किया था, एक क्लेरिकल एरर्स और एक एरर ऑफ प्रिंसिपल, और उसके बाद क्लेरिकल एरर्स को फर्दर तीन पार्ट में डिवाइड किया था, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन और कॉम्पनसेटिंग एरर्स। उसके अलावा हमने बात की थी किसके बारे में, स्टेजेस के बारे में। तीन स्टेजेस थी हमारे पास। तीन स्टेजेस के अंदर पहली स्टेज क्या थी, जर्नल और लेजर की स्टेज, जो कि ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले की होती है। उसके बाद हमारे पास आया था क्या, ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद की स्टेज, और उस फाइनल अकाउंट्स बनने से पहले। और थर्ड स्टेज क्या था, फाइनल अकाउंट बन चुके हैं लास्ट ईयर के अंदर, हम नेक्स्ट ईयर में आ चुके हैं, तो नेक्स्ट ईयर में जो भी गलतियां मिलेंगी तो उसको हम थर्ड स्टेज बोलेंगे। तो उन तीन स्टेजेस के रिगार्डिंग मैंने आपको कुछ एग्जांपल देके ही बताए थे। कोई ट्रांजैक्शन दी है, आप जर्नल और लेजर में से कुछ भी करना भूल गए हो तो वह आपका फर्स्ट स्टेज का गलती मानी जाएगी, और वो फर्स्ट स्टेज में अगर ठीक होती है तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा वो हम सीख रहे हैं। उसके अलावा अगर आप ट्रायल बैलेंस बना चुके हो लेकिन आपने फाइनल अकाउंट्स नहीं बनाए हैं तो आप सेकंड स्टेज में हैं, और अगर आप नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जा चुके हैं तो फिर आप उसके फाइनल स्टेज यानी कि थर्ड स्टेज में आ चुके हैं। इसके बाद हमने आपको सिखाया था, एक पॉइंट उठाया था, हमने एक पिक किया था जो था आपका एरर ऑफ ओमिशन का, और एरर ऑफ ओमिशन के अंदर दो चीजें थी, कंप्लीट ओमिशन और पार्शियल ओमिशन। कंप्लीट ओमिशन का मतलब मैंने आपको बताया था कि कोई ट्रांजैक्शन अगर आपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड ही नहीं की है, कोई ट्रांजैक्शन आपने बुक्स ऑफ अकाउंट में अगर रिकॉर्ड ही नहीं की है, दैट इज सब्सिडी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं की है, तो वो कंप्लीट ओमिशन है। और अगर आपने ट्रांजैक्शन बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड तो की है बट उसका लेजर पोस्टिंग नहीं किया है, तो इन दैट केस वो आपके लिए पार्शियल ओमिशन बोली जाएगी। तो आई होप आप सबको यहां तक के पॉइंट याद हैं। मैं एक बार रीड भी कर देता हूं आप लोगों के लिए। और इसके अंदर हमें देखो क्या लिखा था, इन दिस टाइप ऑफ एरर ट्रांजैक्शंस आर omitted to be recorded in books of account, that is subsidiary books, for example cash book, purchase book, sales book etc. और अगर इसमें कोई रेक्टिफिकेशन होगी तो फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज की मैंने बात की थी, थर्ड स्टेज की मैंने अब तक कोई बात नहीं की आपके साथ। फर्स्ट स्टेज के अंदर अगर आप एरर को ठीक कर रहे हो तो आप नॉर्मल जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करके ठीक कर सकते हो, और अगर आप सेकंड स्टेज में हो तो सेकंड स्टेज के अंदर आप सिर्फ क्या कर सकते हो, एक एडजस्टमेंट कर सकते हो, एडजस्टमेंट एंट्री कर सकते हो, जो फाइनल अकाउंट्स बनाते वक्त उनमें प्लस माइनस करना सिखाएगी। इस चीज के रिगार्डिंग नेक्स्ट क्लास के अंदर, सेकंड क्लास हमने ली थी, उसके अंदर मैंने आपको एग्जाम्पल भी कराए थे। और हमने उसके अलावा बात की थी पार्शियल ओमिशन की, जिसके बारे में प्रॉपर डिटेल में डिस्कशन नहीं हुआ है, जो कि आज होगा आपका। और इन दिस टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन, इन दिस टाइप ऑफ एरर ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट बट ओमिटेड टू बी पोस्टेड इनटू द लेजर। तो वो आप लेजर में पोस्ट करना भूल गए। ऑल्दो मैंने फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज के बारे में अब तक नहीं बताया है, आज मैं डिस्कशन करूंगा इसके बारे में। और हमने जो नेक्स्ट क्लास उसके बाद की थी उसके अंदर हमने क्या क्या चीजें कवर की थी वो आप देखेंगे एक बार मेरे साथ। बेटा मैंने आपके सामने एग्जाम्पल रखे थे, एग्जाम्पल रखने के लिए मैंने आपको दिखाया कि हमारे पास बिजनेस स्टार्ट हुआ 10,000 रुपये से, लेकिन उससे पहले मैंने आपको सिखाया कि कोई डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है, वो कैसे आइडेंटिफाई होता है। 5 बैलेंसेस थे, एसेट, एक्सपेंस, लायबिलिटी, इनकम, कैपिटल। और इन पांचों बैलेंसेस को लेकर हमारे पास ओरिजिनल क्या था, इंक्रीज क्या हुआ, डिक्रीज क्या हुआ, इसके रिगार्डिंग हमने बातें की। और फिर हमने कुछ ट्रांजेक्शन्स को डिस्कस करना शुरू किया कि बिजनेस स्टार्टेड विद कैश है तो उसमें क्या चीज़ इंक्रीज होती है, क्या चीज़ डिक्रीज होती है, कैसे जिसकी जर्नल एंट्री ड्राफ्ट की जाती है। फिर मैंने आपको परचेज ऑफ गुड्स एंड एसेट के बारे में बताया, उसमें गुड्स और एसेट का पॉइंट डिस्कस हुआ। और उसमें बहुत सारे पॉइंट डिस्कस हुए थे जहां पर हम कोई प्रॉफिट और लॉस और सेल ऑन एसेट के बारे में बात भी कर रहे थे। अगर कोई खर्चा एसेट खरीदते वक्त होता है तो वो हम एसेट की कॉस्ट में ही ऐड कर देते हैं। अगर हम गुड्स बेच रहे हैं तो क्या करेंगे, गुड्स खरीद रहे हैं तो क्या करेंगे, एसेट बेच रहे हैं तो क्या करेंगे, एसेट खरीद रहे हैं तो क्या करेंगे। उसके अलावा अगर एसेट को बेचने में कोई प्रॉफिट और लॉस होगा तो क्या करेंगे, रेवेन्यू प्रॉफिट होगा या कैपिटल प्रॉफिट होगा तो क्या करेंगे। मैंने आपको सारी चीज़ें यहाँ पे बताई थी एग्जाम्पल की तरह ना। उसके अलावा हमने प्रॉफिट और लॉस निकालते वक्त कैपिटल रिजर्व और प्रॉफिट और लॉस के बारे में भी बात की थी कि अगर आपको
कोई रेवेन्यू प्रॉफिट होता है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है, और अगर कैपिटल प्रॉफिट होता है तो वो आपके कैपिटल रिजर्व में जाता है। ठीक है बेटा। उसके बाद हमारे पास लॉस के बारे में बात भी हुई थी, रेवेन्यू लॉस है या कैपिटल लॉस है। रेवेन्यू लॉस है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर देंगे, और अगर कैपिटल लॉस है तो उसे कैपिटल रिजर्व से एडजस्ट करेंगे। इन केस अगर कैपिटल रिजर्व नहीं होगा तो उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाया जाएगा। उसके बाद मैंने आपको गुड्स यूज अर्न एंड सेल पर्पस के लिए जो बात की थी, गुड्स गिवन एज चैरिटी के बारे में बात की। फिर उसके बाद गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल के बारे में बात की। गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज के बारे में बात की। गुड्स यूज टू मेक एन एसेट इसके बारे में बात की। गुड्स लॉस ड्यू टू फायर थेफ्ट इसके बारे में बात की। इन सब केसेस के अंदर परचेज अकाउंट आपका क्रेडिट हो रहा था क्योंकि आपके एक्सपेंसेस कम हो रहे थे, और इन सब केसेस के अंदर जो एंट्री हो रही थी वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे हो रही थी। आप कोई भी गुड्स की एंट्री करेंगे तो वो कॉस्ट प्राइस के अकॉर्डिंग करेंगे। फिर हमने क्वेश्चन 1 किया था। क्वेश्चन 1 के अकॉर्डिंग मैंने परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम, चैरिटी टू परचेजेस, रमेश टू सेल्स, ये कुछ एग्जाम्पल के आपको क्वेश्चन भी दिए थे। और डाउट लेने के बाद मैंने आपसे एक तो नंबर दिया था आपको, ये नंबर अगर तक आपने अपने ग्रुप में ऐड नहीं हुए हैं आप, तो इस ग्रुप के लिए मैं हमारे जो CA फाउंडेशन ग्रुप है उसमें ऐड होने के लिए आप ये नंबर पे हमें व्हाट्सएप कीजिए, और सिंपल हाई लिखकर ऐड मी ऑन व्हाट्सएप ग्रुप, अपना नाम और अपनी जगह, आप कहाँ से हैं, कहाँ से क्लास ले रहे हैं, वो प्लीज़ मेंशन कीजिए। ठीक है, यहाँ तक की बात। और फिर हमने एक क्वेश्चन आपको होमवर्क भी दिया था, आई होप आप सबको याद होगा। तो मैं एक बार वो क्वेश्चन निकाल लेता हूं ताकि आप उससे अपने साथ डिस्कस भी कर पाएं। तो मैं उस क्वेश्चन पे आपको लेकर आ रहा हूं। उस क्वेश्चन के अंदर सबसे लास्ट में एक क्वेश्चन रखा था मैंने, बेटा आपके पास जो बुक का कंटेंट आया है उसका पेज नंबर 30, एरर ऑफ ओमिशन, आप देख सकते हो, आप सबकी स्क्रीन पर अवेलेबल है, और उसके अकॉर्डिंग मैं कुछ डिस्कशन करूंगा। अगर आपको किसी पॉइंट में डाउट है तो आप मुझे बताइएगा, हम उसको और डिटेल में डिस्कशन करेंगे। अदरवाइज हम पार्शियल ओमिशन पे चलना शुरू हो जाएंगे, हमें पार्शियल ओमिशन के बारे में बातें करनी है। हाँ तो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3 का जो आपकी बुक का पेज नंबर 30 पर है, बेटा हम अपनी बुक का PDF ऑलरेडी ग्रुप में डाल चुके हैं। किसी भी बच्चों से बोलोगे वो आपको ग्रुप में शेयर कर देंगे दोबारा से। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 और पेज नंबर 30, बेटा हमेशा ना जब भी आप क्वेश्चन करें तो बुक का पेज नंबर कॉपी में ज़रूर लिखें, क्योंकि आपको लिंकिंग करनी होगी। क्योंकि बाद में देखो कई तरह से ना क्वेश्चन 3 पार्ट में है, कुछ मेरी तरफ से प्रैक्टिस क्वेश्चन है, कुछ स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन है, कुछ एग्जाम क्वेश्चंस हैं, कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन 4 पार्ट में डिवाइडेड है, और जब 4 पार्ट में डिवाइडेड है तो क्वेश्चन 3 4 बार आपके सामने आ सकता है। तो पेज नंबर जरूर लिखें। अगर आपने पेज नंबर नहीं लिखा तो फिर आपको बार बार कंफ्यूजन होगी कि क्वेश्चन 3 कौन से वाला है। तो मैंने 4 हिस्सों में मैंने बहुत तरह से डिवाइड कर रखा है। एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है, स्टडी मटेरियल क्वेश्चन है, एग्जाम क्वेश्चन है। तो सब मिक्स ना हो, इसीलिए आपके लिए जरूरी है कि आप उनका पेज नंबर जरूर मेंशन करें। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 के अकॉर्डिंग पहला पॉइंट था क्रेडिट सेल्स का। क्रेडिट सेल्स 5,000 रुपए की थी राम को, जो कि ओमिटेड है बुक्स के अंदर, तो एक नॉर्मल एंट्री पास की जाएगी। राम डेबिट टू सेल्स 5,000 रुपए। किसी को किसी पॉइंट में डाउट हो तो बता देना, मैं सारे पॉइंट्स लिखने वाला हूं, आपको जो भी डाउट आएगा उसके डिस्कशन हम करेंगे। सेकेंड पॉइंट बेटा मेरे पास है, गुड्स कॉस्टिंग ₹2,000, सेल प्राइस 2,400 टेकन बाय प्रोप्राइटर वर नॉट रिकॉर्डेड एनीवेयर। प्रोप्राइटर अपने पर्सनल यूज के लिए गुड्स लेके गया है, तो बेटा इसकी एंट्री क्या करते थे हम, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, और ये एंट्री कॉस्ट प्राइस से हुआ करती थी। कॉस्ट प्राइस कितना दिया है, 2,000 रुपए।
उसके अलावा बेटा थर्ड पॉइंट की बात करेंगे। थर्ड पॉइंट के अंदर आपके गुड्स सोल्ड टू हरी है ऑन क्रेडिट 350 वर ओमिटेड फ्रॉम द अकाउंट्स। ये हमने बेटा लास्ट क्लास में भी पॉइंट किया था, बिल्कुल सेम पॉइंट है। हरी को गुड्स बेचे हैं लेकिन उसके बाद उससे पैसा आने की एंट्री की, लेकिन गुड्स बेचने की एंट्री नहीं की, तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी? हरी डेबिट टू सेल्स अकाउंट 350 से। फोर्थ एंट्री पे लेके आता हूं बेटा, क्रेडिट सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर टू महेश 500 ओमिटेड टू बी पोस्टेड। बेटा ये ओमिटेड टू बी पोस्टेड लिखा है। जब ओमिटेड टू बी पोस्टेड लिखा है तो इसका मतलब ये कंप्लीट ओमिशन नहीं, ये पार्शियल ओमिशन है। और ओमिटेड टू बी पोस्टेड के लिए अगर आप पोस्टिंग करना भूल गए हो तो उसके लिए कोई एंट्री पास नहीं होती है। हाँ, उसके क्या ट्रीटमेंट करेंगे वो मैं आपको आज सिखाऊंगा पार्शियल ओमिशन कराते वक्त, लेकिन ये पार्शियल ओमिशन है, नो एंट्री बिकॉज ऑफ पार्शियल ओमिशन। इस वाले केस में हम क्या करेंगे मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन अभी कंप्लीट ओमिशन वाले केस में इसकी कोई जर्नल एंट्री पास नहीं होती है। इसका ट्रीटमेंट हम आज सीखने वाले हैं, क्या करेंगे। On 31st March 2017, goods of the value of rupees 3000 were returned by Hari. Return by Hari मतलब बेटा परचेज रिटर्न या सेल्स रिटर्न? सेल्स रिटर्न। एंड वर टेकन इनटू स्टॉक ऑन द सेम डेट बट एंट्री वाज नॉट पास इन द बुक्स। गुड्स फिजिकली बुक्स गोडाउन में आ चुके हैं बट आपने उसकी बुक्स में एंट्री नहीं की है। और सेल्स रिटर्न से क्या था? सेल्स कम, इनकम कम, तो क्या करेंगे? डेबिट। एंट्री क्या होगी? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू, आपके पास कौन सा पार्टी थी बेटा? हरी थी, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू हरी। कितना अमाउंट था आपका? 3000 रुपीज का। तो बेटा मैंने पहले 5 पॉइंट लिख दिए हैं। अगर आपको इन 5 पॉइंट में कोई डाउट है तो मुझे बताइए। मैं पहले 5 पॉइंट्स के कोई भी डाउट होंगे तो आपके साथ डिस्कस कर लूंगा। आप मुझे चैट के थ्रू अपना मैसेज भेजिए कि आपको किस चीज में डाउट आ रहा है इन 5 पॉइंट में। पहले अगर 5 पॉइंट्स क्लियर हैं तो अपनी तरफ से क्लियर वर्ड लिखकर आगे चलेंगे। थर्ड में डाउट है बेटा प्रगति। बेटा थर्ड ये लास्ट क्लास वाला ही पॉइंट है बेटा, जहां हमने गुड्स हरी को बेचे थे और गुड्स को बेचने की एंट्री रिकॉर्ड नहीं की थी, लेकिन उसके बाद जो पैसा आया था उसकी एंट्री हम कर चुके थे। तो पैसा आने की एंट्री तो हो चुकी है, तो हमें तो करनी ही नहीं है। तो हमें किसकी एंट्री करनी है? गुड्स बेचने की, हरी टू सेल्स। बेटा गुड्स तो हमने क्रेडिट में बेचे थे ना, तो हरी तो लिखेंगे, कैश तो बाद में आया है। सेकंड पॉइंट के अंदर बेटा पर्सनल यूज के लिए गुड्स विड्रॉ करते हैं, तो मैंने लास्ट क्लास में एक एंट्री बताई थी, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। जब आप अपने गुड्स अदर देन सेल पर्पस के लिए यूज करोगे तो आपको हमेशा परचेज अकाउंट को क्रेडिट करना होगा। और फिर जिस पर्पस के लिए भी निकाला है, चैरिटी है तो चैरिटी डेबिट, सैंपल है तो फ्री सैंपल डेबिट या एडवर्टीजमेंट डेबिट, अगर आप पर्सनल यूज के लिए निकाल रहे हो तो ड्रॉइंग्स डेबिट। नीरज बेटा हमारा कोर्स सितंबर एंड या अक्टूबर फर्स्ट वीक तक खत्म होगा। हाँ तो बेटा पहले 5 पॉइंट्स अगर क्लियर हैं तो मैं आगे चल रहा हूं फिर अब, क्योंकि और किसी ने कोई डाउट नहीं पूछा हुआ है पहले 5 के अलावा, इनमें पहले 5 में। चलिए बेटा 6 पॉइंट पे आते हैं। गुड्स वर्थ रुपीज 1500 रिटर्न बाय ग्रीन एंड कंपनी एंड हैव नॉट बीन रिकॉर्डेड एनीवेयर। बेटा रिटर्न बाय, फिर से वो ये बेटा सेल्स रिटर्न है। टू ग्रीन एंड कंपनी, कितने अमाउंट का था बेटा? 1500 रुपए का। मैं 5 पॉइंट करके आपके साथ डिस्कस करूंगा। पहले 5 पॉइंट कर लिए हैं, अब अगले 5 पॉइंट करूंगा, फिर आपके डाउट लूंगा, फिर अगले 5 पॉइंट करूंगा, फिर आपके डाउट लूंगा। 7th पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं बेटा। 7th पॉइंट के अंदर लिखा है परचेज ऑफ 500 वॉज राम वॉज ओमिटेड टू बी एंटर्ड इन दी परचेज बुक।
रिकॉर्ड ही नहीं किया। ओमिटेड टू बी एंटर्ड, एंटर्ड का मतलब भी यही है कि आपने रिकॉर्ड नहीं किया है। तो इन दैट केस इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, इसकी एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट टू राम। और कितने अमाउंट की एंट्री थी बेटा, 5,000 रुपए की एंट्री थी, ठीक है ना। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, अपने पास 8th पॉइंट आ जाता है हमारे पास। 8th पॉइंट के अंदर क्वेश्चन ने क्या बोला, 8th पॉइंट के अंदर क्वेश्चन ने बोला फर्नीचर वर्थ ₹5,000 परचेज फ्रॉम एक्स ऑन क्रेडिट ओमिटेड फ्रॉम बीइंग रिकॉर्डेड इन द बुक्स। बेटा ध्यान से देखना, आपका फर्नीचर आपने परचेज किया एक्स से, बट आप ओमिट कर गए, भूल गए रिकॉर्ड करना। रिकॉर्डिंग करना भूल जाना आपके लिए कंप्लीट ओमिशन है। अगर मैं पोस्टिंग करना भूल जाता तो वो मेरे लिए पार्शियल ओमिशन होता, बट मैं यहां पर कंप्लीट ओमिशन की बात करूंगा। और मुझे फर्नीचर को परचेज करा था लेकिन मैं रिकॉर्ड करना भूल गया, तो मुझे एंट्री करनी होगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू एक्स। कितने अमाउंट से बेटा, 5,000 रुपए से। उसके बाद 9th पॉइंट आ गया है आपके पास, गुड्स गिवन एज चैरिटी 5,000 कॉस्ट 6,000 सेल प्राइस नॉट रिकॉर्डेड। चैरिटी की पॉइंट सबसे गुड दिया आपने, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। कितने से बेटा, कॉस्ट प्राइस कितने रुपए, 5,000 रुपए। फिर से तो 9th पॉइंट तक हो चुका है। 10th पॉइंट पे आ जाइए। 10th पॉइंट में बेटा आपका पॉइंट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, A credit sale of old furniture to Mohan 1,000 omitted to be recorded, recorded बोला है। एक पॉइंट आया था ऊपर, omitted to be posted बोला था, कोई एंट्री पास नहीं की थी, लेकिन यहां पर omitted to be recorded बोला है तो एंट्री पास होगी। और क्या होगी बेटा, फर्नीचर बेचा है मोहन को, पैसा मोहन से लेना है, तो मोहन डेबिट टू फर्नीचर। और ये एंट्री कितने अमाउंट से होगी आपकी, ये एंट्री होगी आपकी 1,000 रुपए से। आई बात समझ में। तो अब मैंने अगले 5 पॉइंट पूरे कर लिए। अब मैं आपके डाउट लेता हूं, जिसके जो भी डाउट हैं पॉइंट नंबर 6 से लेके पॉइंट नंबर 10 के बीच में। अब आप मुझे व्हाट्सएप, मुझे क्या नाम है, नॉर्मल मैसेज कीजिए, चैट मैसेज कीजिए और बताइए आपको जो भी डाउट आ रहा है। उदित बेटा चैरिटी वर्ड लिखा है तो चैरिटी लिखो, डोनेशन भी लिख सकते हो लेकिन चैरिटी वर्ड ज्यादा बेटर लगेगा। कोई डाउट नहीं आ रहा है इस वक्त पे, सब बच्चे नो नो बोल रहे हैं। सर थोड़ा स्लाइड नीचे कर दीजिए, लो बेटा स्लाइड नीचे कर देते हैं आपके लिए। पॉइंट नंबर 6 से मैं लगा दिया आपके सामने, पॉइंट नंबर 6, 7, 8, 9, 10। करें बेटा आगे, फिर यहाँ तक हो गया सबका। तो मैं आगे शुरू करता हूँ बेटा, 11th पॉइंट पे चलता हूँ क्योंकि अब और कोई डाउट नहीं आ रहे हैं। तो 11th पॉइंट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो बेटा 500 पेड ऑन वेजेस ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन नॉट रिकॉर्डेड। मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि अगर आप कोई भी एसेट खरीदते हैं या एसेट को इंस्टॉल करते हैं या एसेट को कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उस पर जो भी खर्चा होता है वो एसेट की कॉस्ट में ही ऐड होता है। और यहाँ पर 500 रुपये पे किया है इंस्टॉलेशन पे, जो कि मशीन के हमने रिकॉर्ड नहीं किए, तो हमें इसे एसेट की कॉस्ट में ही रिकॉर्ड करना है। तो एंट्री क्या होगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। बेटा वेजेस में नहीं लिख सकते, वो खर्चा मशीन की कॉस्ट में ही ऐड करना है। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश आएगा 500 रुपये से।
12th पॉइंट है बेटा, नेक्स्ट पॉइंट है 12th पॉइंट। 12th पॉइंट में आपके पास है क्रेडिट परचेज ऑफ ₹500 फ्रॉम राम नॉट रिकॉर्डेड। सिंपल सा पॉइंट है, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम लिखना है सिर्फ। और कितने अमाउंट से लिखेंगे बेटा? 500 रुपए से। डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर ₹1000 नॉट रिकॉर्डेड। बेटा डेप्रिसिएशन फर्नीचर के ऊपर नहीं लगाया है। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। डेप्रिसिएशन हमारे लिए एक्सपेंस है जो कि हमें डेबिट करना चाहिए, डेप्रिसिएशन को डेबिट किया और फर्नीचर की वैल्यू कम हो रही है तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर 1000 रुपीज के साथ। बेटा प्लीज ग्रुप के अंदर चैटिंग वगैरह अभी कुछ मत करो। जब मैं क्वेश्चन का डाउट पूछूं, डाउट पूछिए। आपको मैंने बोला था क्लास के बाद आपको मैसेज भेजना है, अभी मैसेज भेजोगे कोई ऐड नहीं करेगा आपको इस वक्त पे। तो प्लीज क्लास पे फोकस करिए, बार बार अपनी ऐप को डिस्टर्ब मत करिए, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दीजिए इस वक्त पे। बैड डेट्स ₹1000 फ्रॉम राम नॉट रिकॉर्डेड। बेटा बैड डेट्स से आपके 1000 रुपए के जो कि अभी तक आपने रिकॉर्ड नहीं किए हैं, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू राम 1000 रुपए। और सैलरी ऑफ ₹1000 ड्यू बट नॉट पेड। सैलरी ड्यू बट नॉट पेड का मतलब सैलरी आउटस्टैंडिंग है और इसके लिए हम क्या एंट्री करते हैं? सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। कितने रुपए से बेटा? 1000 रुपए के साथ सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। और लास्ट पॉइंट है बेटा आपका 16th पॉइंट है और 16 पॉइंट के अंदर क्या बोला है? बैड डेट्स रिकवर्ड फ्रॉम राम 5000 नॉट रिकॉर्डेड। बैड डेट्स रिकवर हुए राम से बट 5000 रुपए के रिकॉर्ड नहीं किए हैं तो बैड डेट्स रिकवर की एंट्री क्या होती है? कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट जो कि 5000 रुपए का था। तो लीजिए बेटा मैंने अगले 6 पॉइंट और कंप्लीट कर दिए हैं। अगर आपको इन 6 पॉइंट में कोई डाउट है तो अब मुझे बताइए, अदरवाइज हमारा कंप्लीट ओमिशन खत्म हो चुका है। मुझे फिर आपको पार्शियल ओमिशन पर लेकर चलना है। इलेवेंथ में डाउट है बच्चों को। 11th जो पॉइंट था बेटा मैं फिर से रिपीट करता हूं आपके लिए। मैंने ना लास्ट क्लास में आपको एक नोट लिखवाया था जहां पे आप परचेज ऑफ एसेट का पॉइंट कर रहे थे। जब भी आप कोई एसेट खरीदते हैं उसको लाने का खर्चा, मान लीजिए कैरेज है और वेजेस है, कुछ इस तरह की चीजें। उसके अलावा आप मशीन को लाने के बाद अपने ऑफिस में लगवाते हो, इंस्टॉल करवाते हो, तो उसके लिए भी लेबर को पैसे देते हो, वेजेस पे करते हो। या फिर आप कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे हो किसी बिल्डिंग की या किसी एसेट की, तो इन दैट केस जो भी खर्चा हो रहा है वो सारा का सारा खर्चा आपको एसेट की कॉस्ट में ही ऐड करना होता है। ये अकॉर्डिंग टू AS 10 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 है जो आपको CA इंटरमीडिएट में पढ़ाऊंगा मैं। उसके अंदर वहां पे लिखवाया जाता है कि कोई भी खर्चा अगर एसेट को खरीदने में या लगाने में या बनाने में होता है तो वो एसेट की कॉस्ट में ही ऐड होता है। तो 11th पॉइंट के अंदर हमने वेजेस पे किए हैं मशीन को इंस्टॉल कराने के लिए, तो वो खर्चा वेजेस में नहीं मशीन में ही ऐड किया जाएगा, इसलिए मशीन अकाउंट डेबिट टू या मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश किया गया है। तो 11th पॉइंट ये है आपके लिए। उसके अलावा 15 पॉइंट में डाउट है बच्चों को। 15 पॉइंट है आपका, अगर आपकी सैलरी एक्सपेंस ड्यू हो चुका है और आपने पे नहीं किया है, तो सैलरी ड्यू होने से आपका खर्चा बढ़ा तो सैलरी अकाउंट डेबिट, पे ना करने से आपकी लायबिलिटी बढ़ी तो इसलिए टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, इंपैक्ट आया सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। ध्यान से सुनिएगा, सैलरी अकाउंट डेबिट मतलब एक्सपेंस डेबिट, पे नहीं किया है,
अच्छा, अगर पे कर दिया होता तो टू कैश लिखता, लेकिन अगर पे नहीं किया है तो लायबिलिटी बढ़ गई है, तो टू आउटस्टैंडिंग सैलरी से आप अपनी लायबिलिटी को शो कर रहे हो। तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। बोलिए बेटा, 11 और 15 भी मैंने पॉइंट डिस्कस कर दिए हैं। इन केस अगर आपको कोई अब डाउट है तो मुझे बताइए। तो आई होप आप सबके कंप्लीट हो गए हैं, आप कोई डाउट नहीं आ रहा है इस चीज़ के रिगार्डिंग। तो मैं अब एक काम करता हूं, अब आपको लेके चलता हूं अपने नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, जो कि हमारा किसका था, पार्शियल ओमिशन का था। मैं पार्शियल ओमिशन एक बार दोबारा से लिख रहा हूं और समझा रहा हूं कि क्या करना चाहिए था और क्या हुआ। अच्छा, 10th पॉइंट है आपका। 10th पॉइंट बेटा पहले डिस्कस हो चुका है, तो उसको बीच में मिस मत किया करो, बार बार दोबारा रिपीट मत किया करो, इसलिए टाइम के अकॉर्डिंग चला करो सब चीजें। बेटा क्रेडिट ऑफ सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, अगर आपने अपना फर्नीचर बेचा है तो आपके पास से एसेट चला गया। अब एसेट गया है तो एसेट का बैलेंस क्या होता है, डेबिट, इंक्रीज पे डेबिट, डिक्रीज पे क्रेडिट। तो फर्नीचर जा रहा है तो फर्नीचर क्रेडिट करेंगे, और इसके बदले में पैसा किससे लेना है, उस पर्सन से जिसको आपने बेचा। वो कौन था, मोहन। और ये ट्रांजेक्शन ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड है। ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड है मतलब ये कंप्लीट ओमिशन है, तो आपको पूरा प्रॉपर एक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी होगी। मोहन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, तो आपने एक मोहन डेबिट टू फर्नीचर की एंट्री कर दी है कोई पॉइंट नंबर 10th के अंदर। गुड मॉर्निंग पुष्पेंद्र। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं बेटा, अपना नेक्स्ट हेड लेते हैं अपने पास। नेक्स्ट हेडिंग है बेटा मेरे पास किस चीज की, पार्शियल ओमिशन की। और मैं एक बार पार्शियल ओमिशन, देखो अगर आपने पहले लिख रखा है, जहां मैंने आपको 2 क्लास पहले लिखवाया था, तो आप वहीं लिख लीजिएगा उसके आगे की बातें। मैं एक बार वो वाली बात दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, और अगर आपने नहीं लिखा है तो आप पूरा का पूरा फ्रेश लिख लीजिएगा। इन दिस टाइप ऑफ एरर, transactions are recorded in books of account but omitted to be posted into the ledger. इन दिस टाइप ऑफ एरर ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड, ये रिकॉर्ड हो जाती हैं बट हम इनको पोस्ट करना भूल जाते हैं इनटू दी लेजर। अगर मैं लेजर में पोस्ट करना भूल गया तो इन दैट केस उसका क्या इंपैक्ट होगा, कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा, क्या ट्रीटमेंट होगा, उसके बारे में बात करेंगे। मैं अब आपको इस एरर को और डिटेल में समझाता हूं पहले, फिर उसका रेक्टिफिकेशन समझाऊंगा। आई बात समझ में, पहले डिटेल में समझ लें और उसके बाद इसका रेक्टिफिकेशन समझेंगे। तो बेटा इस एरर के अंदर मैं आपको समझाता हूं ट्रांजैक्शन क्या हुई। फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट ट्रांजैक्शन है बेसिकली, गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन ₹10,000। सारी कहानी शुरू कहां से होती है, एक ट्रांजैक्शन से होती है। अगर ये ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड ना हो तो कंप्लीट ओमिशन है, तो फिर इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करो, जर्नल एंट्री पास करो और काम खत्म करो। लेकिन अगर आपने जर्नल एंट्री रिकॉर्ड की और उसके बाद पोस्टिंग नहीं की तो ये पार्शियल ओमिशन है। पार्शियल का मतलब क्या, कि आधा काम किया। आधा काम मतलब रिकॉर्डिंग तो किया, लेजर में पोस्ट नहीं किया। और यहां पर मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, रिकॉर्डिंग की एंट्री क्या होगी यहां पर, इसकी परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन 10,000। परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन कितने से, 10,000 से। अब इसके बाद मुझे बहुत ध्यान से बताना, जर्नल के अंदर कुछ सब्सिडरी बुक्स बनती हैं।
हाँ बेटा, जर्नल के अंदर क्या बनती हैं? कुछ सब्सिडरी बुक्स, जैसे कि कौन कौन सी बनती हैं? कैश बुक, फिर बनती है आपकी परचेज बुक, फिर बनती है आपकी सेल्स बुक, फिर है आपके पास परचेज रिटर्न बुक, फिर है आपके पास सेल्स रिटर्न बुक, फिर आपके पास है बीआर बुक, और एक और है आपके पास बीपी बुक। तो ये स्पेसिफिक बुक्स बनाई गई हैं, स्पेशल बुक्स बनाई गई हैं, और इन स्पेशल बुक्स की यहां पर ट्रांजैक्शन को लिखने के बाद आप डायरेक्टली इनका बैलेंस ट्रायल बैलेंस में भी ले जा सकते हो, या जर्नल एंट्री के थ्रू पास भी कर सकते हो। अच्छा, इनके अलावा कोई और ट्रांजैक्शन होती है तो वो कहां रिकॉर्ड होती है? वो रिकॉर्ड होती है जर्नल प्रॉपर के अंदर। ये रिकॉर्ड करता है आपका बाकी सारी ट्रांजैक्शंस को। All remaining transactions will be recorded in journal proper. All remaining transaction will be recorded in journal proper. बहुत ध्यान से सुनना। कैश बुक में क्या आता है? कैश ट्रांजैक्शंस, कैश का आना, कैश का जाना। ओनली कैश रिसीव्ड एंड पेड, इसके बारे में बात करेंगे। अच्छा, कैश के साथ साथ हम बैंक की बात भी करते हैं, यानी कि कैश बुक बेसिकली रिकॉर्ड होती है, कैश भी रिकॉर्ड होता है, बैंक भी रिकॉर्ड होता है। जब परचेज बुक पे जाते हैं तो वो सिर्फ क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स की रिकॉर्डिंग करता है, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स की रिकॉर्डिंग करता है। जब हम सेल्स बुक पे पहुंचते हैं तो वो क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स की रिकॉर्डिंग करता है। यानी कि हर बुक ना अपने ही नाम के अकॉर्डिंग अपना काम करती है। अगर मैं बोलूं कैश परचेज तो वो कैश बुक में जाएगा क्योंकि कैश आया, लेकिन अगर मैं बोलूं क्रेडिट परचेज तो वो परचेज बुक में जाएगा। लेकिन क्रेडिट परचेज किसका? गुड्स का। एसेट का क्रेडिट परचेज, एसेट परचेज कर रहे हो कैश में तो कैश बुक में जाएगा, लेकिन अगर एसेट परचेज कर रहे हो क्रेडिट में तो वो परचेज बुक में नहीं आएगा। उसके लिए कोई बुक नहीं बनाई गई है, परचेज बुक है जो गुड्स के लिए बनाई गई है। तो जब क्रेडिट परचेज ऑफ एसेट होगा तो वो आपका जाकर रिकॉर्ड होगा जर्नल प्रॉपर में। तो ये स्पेसिफिक बुक्स हैं, सब्सिडरी बुक्स हैं जो आपने स्पेशल पर्पस से बनाई हैं। 7 स्पेशल पर्पस हैं। कैश का, कैश में बैंक भी आता है, गुड्स परचेज का, गुड्स सेल का, गुड्स की रिटर्न का, गुड्स की सेल्स रिटर्न का, और बीआर का और बीपी का। तो टोटल मिलाकर 7 स्पेशल बुक्स हैं। इन 7 बुक्स के अलावा कोई भी ट्रांजैक्शन होगी तो वो जर्नल प्रॉपर में जाकर रिकॉर्ड होगी और उसके आगे उसका ट्रीटमेंट शुरू होगा। बेटा, परचेज रिटर्न बुक में क्या लेंगे? रिटर्न ऑफ क्रेडिट परचेज। इसमें क्या लेंगे बेटा? रिटर्न ऑफ क्रेडिट सेल्स। जितने भी बीआर ड्रॉ किए और जितने भी बीपी एक्सेप्ट किए। अब पता मैंने आपको ये क्यों बताया है? मैंने आपको इसलिए बताया है क्योंकि हमारी इस वाली एंट्री में ये वाली चीज की तो बुक बनी हुई है। लेजर किसका बनेगा? लेजर बनेगा मोहन का। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन, परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन, तो परचेज का अमाउंट तो चला गया किसमें? परचेज बुक में। लेजर किसका बनेगा? लेजर बनेगा मोहन का। तो जब भी क्वेश्चन बोलते हैं ना लेजर, तो हमेशा आप पार्टी, कस्टमर, क्रेडिटर, इनके बारे में सोचेंगे। लेजर हम बनाते हैं किसके लिए? इन सब के अलावा बाकी चीजों के लिए क्या बनते हैं? लेजर्स बनते हैं, क्योंकि इन 7 की तो क्या बन रही है? बुक बन रही है। तो बेटा अब यहां पर मोहन का अकाउंट बनाया गया, और बहुत ध्यान से देखना, मोहन के अकाउंट को 10,000 से क्या करना है? क्रेडिट करना है। अगर मैं ये क्रेडिट कर दूं और लिखूं बाय परचेजेस 10,000, फिर तो मैंने अपनी रिकॉर्डिंग भी कर ली, मैंने अपनी लेजर पोस्टिंग भी कर ली, अपनी रिकॉर्डिंग भी कर ली, अपनी लेजर पोस्टिंग भी कर ली, कोई गलती नहीं है। लेकिन अगर मैं ये करना भूल जाऊं, अगर मैं ये करना भूल जाऊं, तो इसकी वजह से जो गलती होगी
वो पार्शियल ओमिशन होगी। वो क्या होगी? वो पार्शियल ओमिशन होगी। तो प्लीज इस चीज पे ध्यान देंगे, आपकी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के बाद जब आपके कस्टमर, आपके क्रेडिटर, आपके सप्लायर, आपके डेटर या आपके जो भी पर्सन बाकी अकाउंट बना रहे हैं उनके अकाउंट में आप नहीं लिख रहे हो तो वो पार्शियल ओमिशन है। तो पार्शियल ओमिशन समझने के लिए ध्यान रखना, जर्नल रिकॉर्ड कर लिया, डेबिट क्रेडिट कर लिया, लेकिन लेजर में नहीं डाला, लेजर में नहीं डाला, तो वो पार्शियल ओमिशन है। मुझे बताइए एक बार आपको पार्शियल ओमिशन की बात समझ में आई या कोई डाउट है तो मैं दोबारा रिपीट करूंगा। जल्दी से मुझे मैसेज करो, व्हाट चैट कर करो। यस अर्चित, जर्नल इज वाइडर टर्म देन जर्नल प्रॉपर, क्योंकि जर्नल के अंदर स्पेशल जर्नल्स भी आती हैं। मैं एक बार बेटा और रिपीट कर रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। अगर आपने कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर ली है और उसे कस्टमर, सप्लायर, क्रेडिटर, डेटर, इन सातों के अलावा जो कोई भी अकाउंट होगा वो लेजर होगा आपका, क्योंकि इन सातों की क्या बनती है? बुक्स। इनके अलावा कोई और जो अकाउंट होगा वो आपने लेजर है। अगर आपने उस अकाउंट में नहीं लिखा है, यानी कि आप इस चीज को करना भूल गए हैं, तो फिर आप बोलेंगे कि ये पार्शियल ओमिशन है। ये रिकॉर्ड करना मतलब आपने कंप्लीट ओमिशन अवॉइड कर दी। अगर यही नहीं किया होता, परचेज टू मोहन ही ना किया होता, तो कंप्लीट ओमिशन होती। लेकिन आप ये कर चुके हैं, इसका मतलब कंप्लीट ओमिशन तो नहीं है। अब इसके बाद ये करने के बाद आप परचेज बुक की बात नहीं करेंगे, आप मोहन के लेजर की बात करेंगे। और मोहन के लेजर में अगर लिख देते हो तो कोई एरर नहीं है। अगर मोहन के लेजर में नहीं लिखा है तो इसका मतलब ये आपने पार्शियल ओमिशन कर दी है। आधा काम जर्नल करके रिकॉर्ड करके ठीक कर दिया था, आधा काम जो पोस्टिंग करके करना था वो आपने नहीं किया, तो सिर्फ आधा ही काम हुआ और आधा खराब हो गया। तो आधा खराब होने से पार्शियल ओमिशन बोला गया। यस नीरज, अगर उसमें होगा तो फिर पार्शियल ओमिशन बोला जाएगा। बेटा हम मोहन की बुक कभी नहीं बनाते बेटा। रितेश, बताइए बेटा, कोई और डाउट आपको आ रहा है तो, वरना मैं अब इसका रेक्टिफिकेशन आपको बताऊंगा। यस बेटा, पार्शियल ओमिशन लेजर पोस्टिंग में ही होती है। बेटा बाकी सब भी प्लीज बताओ, सिर्फ बाकी थोड़े बहुत बच्चे बोल रहे हैं, बाकी सब नहीं बोल रहे हैं। तो कोई डाउट है तो प्लीज बेटा मुझे बताइए। रितेश अपना पॉइंट पूरा लिखो बेटा, डाउट आपसे समझ नहीं आ रहा, आप क्या पूछना चाहते हो। एक बारी में एक पूरा मैसेज एक बारी में लिखो। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, इसकी बात करते हैं, इसके रेक्टिफिकेशन की। देख बेटा मैंने बहुत बार रिपीट किया, अगर परचेज बुक में ही रिकॉर्ड करना भूल गए तो वो कंप्लीट ओमिशन होगी। अब बेटा मैं रेक्टिफिकेशन की बात करूंगा, और रेक्टिफिकेशन के लिए बेटा मैंने आपको 3 स्टेज बता रखे हैं, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज। इन 3 स्टेजेस के अंदर आपके अलग अलग ट्रीटमेंट हैं। ऑल्दो मैंने आपको थर्ड स्टेज के लिए बोला है कि मैं थर्ड स्टेज अभी नहीं बताऊंगा, थर्ड स्टेज हमारी इस चैप्टर की जब लास्ट क्लास होगी तब आपसे डिस्कस की जाएगी। तो मैं थर्ड स्टेज के बारे में तो कोई बात ही नहीं कर रहा, मैं फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज की बात कर रहा हूं। जब हम फर्स्ट स्टेज में ठीक करेंगे तो क्या ट्रीटमेंट होगा, और जब हम सेकंड स्टेज में ठीक करेंगे तो क्या ट्रीटमेंट होगा, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अगर पहले
सर मोहन उस अकाउंट में हम क्यों बनाएंगे, हम तो परचेज अकाउंट बनाते हैं ना। नहीं रितेश बेटा, पहले परचेज बुक बनती है फिर परचेज अकाउंट बनता है। अगर आपकी परचेज बुक सही है तो बिना परचेज अकाउंट बनाए हुए भी आप टोटल करके डायरेक्टली ट्रायल बैलेंस में ले जा सकते हो। मैं आपको बता दूं, सब्सिडरी बुक्स और कुछ नहीं, आपके परचेज का, सेल्स का, सबका वर्किंग नोट होता है। परचेज बुक, सेल्स बुक कौन बनाते हैं? जो लोग बड़े बिजनेस करते हैं तो वो अपनी हर ट्रांजैक्शन को जर्नल में रिकॉर्ड नहीं करते, वो बुक्स में ले जाते हैं। बुक्स में ले जाने के बाद टोटल एक साथ उठाकर डाल देते हैं बुक्स के अंदर, जर्नल के अंदर। तो आपकी परचेज जितनी भी आपकी बुक्स बनी हुई हैं, अगर वो हैं तो फिर आपको लेजर बनाना कंपलसरी नहीं है। चलिए बेटा, मैं अब रेक्टिफिकेशन की बात कर रहा हूं। फर्स्ट स्टेज है बेटा, पुष्पेंद्र बेटा आपके यहाँ नेट का इशू होगा, यहाँ से वीडियो बिल्कुल ठीक चल रही है और किसी भी को बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आ रही है। आप अपने नेट को एक बार चेक करिए ढंग से, क्योंकि यहाँ से क्लास बिल्कुल ठीक जा रही है और सब बच्चे आराम से देख पा रहे हैं अब। और ये अब पहले वाली ऐप से बहुत बेटर ऐप हो चुकी है, अब हर तरह से हर फैसिलिटी इसके अंदर अवेलेबल है। चलिए बेटा, तो हम अपने पास अब फर्स्ट स्टेज की बात करेंगे। बेटा फर्स्ट स्टेज का मतलब क्या था? जर्नल। जर्नल के बाद आपका बनता है क्या? लेजर। और हम कहां पर हैं? बिफोर ट्रायल बैलेंस पे। ये हमारी फर्स्ट स्टेज थी। अब हमारा क्वेश्चन क्या है? पार्शियल ओमिशन का। पार्शियल ओमिशन का मतलब जर्नल वाला ये स्टेप डन है, तो इसमें जर्नल डन है, इसका मतलब मैं दोबारा एंट्री तो नहीं करने वाला। पार्शियल ओमिशन में फर्स्ट स्टेज में एंट्री नहीं हो सकती, क्योंकि एंट्री तो आप कर चुके थे। फिर गलती क्या है? गलती यह है कि लेजर नॉट पोस्टिंग है। भाई या तो आपने डेबिट करना था या आपने क्रेडिट करना था, वो आपने नहीं करा लेजर के अंदर। तो अब नॉट पोस्टिंग की वजह से इसमें रेक्टिफाई होगा एक रेक्टिफिकेशन स्टेटमेंट के थ्रू। इसमें क्या होगा? हमें रेक्टिफिकेशन स्टेटमेंट लिखनी होगी, सिर्फ रेक्टिफिकेशन स्टेटमेंट। यस, हमें कुछ भी नहीं करना, ना कोई जर्नल एंट्री करनी है, सिर्फ एक नॉर्मल सी लैंग्वेज में लिख देना है कि भाई हमसे ये गलती हुई थी, हमने इसको ठीक कर दिया है। मैं फिर से बोलता हूं, फर्स्ट स्टेज का मतलब जर्नल और लेजर। जर्नल तो हो चुका था, लेजर नहीं हुआ था, लेजर में गलती थी और लेजर में जो नहीं हुआ था वो अब कर दो, लेकिन उसको सिर्फ एक स्टेटमेंट के थ्रू बताना है, वो रेक्टिफिकेशन स्टेटमेंट लिखनी होगी आपको। अब मैं आपके सामने इसका एग्जाम्पल लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। एग्जाम्पल क्या होगा? बहुत ध्यान से देखना बेटा। यहां पर लिखा है गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन ₹10,000 not posted to his account. Goods purchased from Mohan ₹10,000 not posted to his account. अब not posted इसका मतलब ये कंप्लीट ओमिशन नहीं है, ये पार्शियल ओमिशन है। और अगर ये पार्शियल ओमिशन है तो इन दैट केस आपकी गलती सिर्फ मोहन के अकाउंट में हुई है। और मुझे एक बात बताओ, गुड्स परचेज की जर्नल एंट्री होती क्या है? परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन, परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन, परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन, और मोहन को करना था क्रेडिट, जो कि आपने नहीं किया है। अगर आपने मोहन को क्रेडिट नहीं किया है तो सिंपल सा अब एक स्टेटमेंट लिखिए, मोहन इज लेस क्रेडिटेड बाय ₹10,000 नाउ क्रेडिटेड। एक रेक्टिफिकेशन स्टेटमेंट आएगी। Mohan is less credited by ₹10,000 now credited and rectified. That's it. बस कोई जर्नल एंट्री नहीं करनी होती बेटा, सिर्फ स्टेटमेंट बतानी होती है। अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो,
एक्सेस कम किया, ज्यादा किया, वगैरह वगैरह, इस तरह से सिंपल तरीके से बताना है। मैं आपको एक दो एग्जाम्पल और कराऊंगा अभी, लेकिन अभी आपको इस वाले एग्जाम्पल में कोई डाउट है तो मुझे बताइए। नहीं अर्चित बेटा, फर्स्ट स्टेज में सस्पेंस अकाउंट कभी नहीं आता। सस्पेंस अकाउंट हमेशा सेकंड स्टेज में आता है, ये बात ध्यान रख लीजिए। सस्पेंस अकाउंट कभी फर्स्ट स्टेज में नहीं आता, सस्पेंस अकाउंट हमेशा सेकंड स्टेज में आता है। मैं आपको भी एक एग्जांपल देके बताऊंगा सस्पेंस अकाउंट कब आता है प्रॉपर तरीके से। उदित बेटा डाउट पूछो, रिपीट मत बोलो, पहले डाउट बताओ, डाउट क्या है इसके अंदर। यस पायल बेटा, एंट्री नहीं होगी। गुड गुड गुड। प्रगति से बेटा कोई लेजर नहीं बनेगा, आपको सिर्फ लेजर ऑलरेडी बन रखा होगा, उसमें सिर्फ जाकर क्रेडिट साइड में लिखना होगा। और आपको एग्जाम में ऐसा कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ ये स्टेटमेंट मेंशन कर देनी है। अगर आपने स्टेटमेंट मेंशन कर दी, आपका काम खत्म हो गया, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। मैं एक और एग्जाम्पल लिख रहा हूं आपके सामने अब। गुड्स सोल्ड टू सोहन ₹5,000 नॉट पोस्टेड टू हिज अकाउंट। गुड्स सोल्ड टू सोहन ₹5,000 नॉट पोस्टेड टू हिज अकाउंट। हाँ बेटा, अब इसकी रेक्टिफिकेशन स्टेटमेंट, मुझे एक बात बताइए, गुड सोल्ड टू सोहन, इसकी जर्नल एंट्री क्या होती है? इसकी जर्नल एंट्री होती है सोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स। सोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स, सोहन को डेबिट करना था जो कि आपने नहीं किया है, तो अब सोहन को डेबिट कर दीजिए। क्या लिखेंगे बेटा? सोहन इज लेस डेबिटेड by ₹5,000 now debited and rectified। बोलो बेटा, कोई डाउट है तो बताओ। सेकंड पॉइंट भी कंप्लीट कर दिया मैंने, डाउट है तो बोलिए। बेटा ये रजा का हम क्या करते हैं इसको, रजा इसको अपने पास नॉर्मली नोट्स में मेंशन कर देते हैं और कहीं पे अलग से नहीं लिखते हैं, सिर्फ नोट्स में मेंशन कर देना होता है। उत्कर्ष मिश्रा बेटा, ये बड़ी कॉमन सी बात है, एंट्री रिकॉर्ड नहीं हुई है तो कंप्लीट ओमिशन है, पोस्ट नहीं हुई तो पार्शियल ओमिशन है। यस बेटा, प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा होता है। लेजर में रेक्टिफाइड एंट्री क्या, सिर्फ स्टेटमेंट जाके लिख देते हैं, क्योंकि ट्रायल बैलेंस तो अभी बना नहीं है। ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले आप अपने लेजर में कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि वो फाइनल नहीं हुए, और जब तक वो फाइनल नहीं हुए तो ऐसी चीजों को जाकर आप सिर्फ लिख आते हो, क्योंकि वो गलती आपको मिल गई है। ये स्टेटमेंट आपने नोटिंग के लिए रख ली कि हाँ भाई हमें ऐसी गलती मिली थी, और जाकर जहां पे डेबिट क्रेडिट करना है वो डेबिट क्रेडिट जाके कर देते हैं। ऑल्दो क्वेश्चन में हमसे लेजर नहीं बनवाएगा, वो सिर्फ ये स्टेटमेंट मांगता है कि स्टेटमेंट कर दो, ताकि आपको पता चल चुका है कि हाँ गलती क्या थी। सिर्फ नोट्स में रिकॉर्ड होगा बेटा, और कुछ नहीं करना है। सिमरन, उदित, सिर्फ नोट्स में रिकॉर्ड करना है बस, और कुछ भी नहीं।
आई होप यहां तक के डाउट क्लियर हैं सबके। अब मैं बात करूंगा किसके बारे में बेटा, सेकेंड स्टेज के बारे में। लेकिन मैं आपको बता दूं, अब सेकेंड स्टेज में ना सस्पेंस अकाउंट आएगा, और जब सस्पेंस अकाउंट आएगा तो एंट्री जो ठीक होंगी वो सस्पेंस अकाउंट की हेल्प से ठीक होंगी। लेकिन मैं आपको भी सस्पेंस अकाउंट फुल डिटेल में नहीं कराऊंगा, मैं आपको सस्पेंस अकाउंट डिटेल में कराऊंगा जब मैं एरर ऑफ कमीशन पे लेके जाऊंगा। अभी मैं आपको सिर्फ एक हिंट दे दूंगा कि भाई ये एरर ठीक होगी सस्पेंस अकाउंट की हेल्प से, ये एरर ठीक होगी सस्पेंस अकाउंट की हेल्प से। सिर्फ इतना बताकर मैं इस पॉइंट को यहीं पर छोड़ूंगा। उसके बाद जब मैं एरर ऑफ कमीशन पे पहुंचूंगा तो मैं इस पॉइंट को दोबारा से लिंक करूंगा, क्योंकि ये पॉइंट और वो पॉइंट दोनों लिंक हो जाते हैं। अभी आपको सिर्फ समझना क्या है, अगर आप स्टेज 1 में हैं तो रेक्टिफिकेशन स्टेटमेंट से ठीक करो, आप स्टेज 2 में हैं तो आप सस्पेंस अकाउंट की हेल्प से ठीक करो। तो मैं आपको सिर्फ ये लिखवाने वाला हूं, अभी एक एग्जांपल देने वाला हूं सेकंड स्टेज के रिगार्डिंग। सेकंड स्टेज है क्या, पहली बात तो ये सोचो, सेकंड स्टेज है क्या बेटा? सेकंड स्टेज है आफ्टर ट्रायल बैलेंस बट बिफोर फाइनल अकाउंट्स। आफ्टर ट्रायल बैलेंस और बिफोर फाइनल अकाउंट। अब सस्पेंस अकाउंट क्या होता है, कैसे करना है, किस तरह से ठीक करेंगे, उसके बारे में समझिए। मैं आपको एक एग्जांपल देके समझा रहा हूं ताकि पॉइंट समझ में आ जाए। इसके लिए एक एग्जांपल आपको समझना होगा, ध्यान से सुनेंगे बेटा। और प्लीज अब कोई बात नहीं करेगा, ना कोई डाउट पूछेगा, जब तक मैं पूरा एग्जांपल ना क्लियर करा दूं तब तक आप कोई बात नहीं करेंगे। मैं फिर से पॉइंट लिख रहा हूं बेटा, एक ट्रांजैक्शन लिख रहा हूं आपके लिए। क्या ट्रांजैक्शन है? पहली ट्रांजैक्शन है गुड्स परचेज्ड फ्रॉम मोहन नॉट पोस्टेड टू हिज अकाउंट। कितने रुपए बेटा? 10,000 रुपए। ठीक है, सबसे पहला काम क्या होगा, इसकी जर्नल बनेगी। परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन 10,000 10,000। अब परचेज तो जाएगी परचेज बुक के अकॉर्डिंग। मैं अगर परचेज बुक में भी रिकॉर्ड कर लूं तो मुझे जर्नल करने की जरूरत नहीं है, बट मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। और ये जाएगा इसके लेजर में। तो अब मैं एग्जाम्पल के लिए आपको दिखा रहा हूं कि कुछ ऐसा हुआ, परचेज अकाउंट और मोहन। परचेज अकाउंट में क्या करना था, परचेज अकाउंट परचेज बुक को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैं समझा रहा हूं आपको, ये परचेज बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहा हूं मैं, कंफ्यूजन मत रखना कि लेजर बना दिया। टू मोहन 10,000, यानी कि परचेज के अंदर कंप्लीट हो गया काम, परचेज बुक में कंप्लीट हो गया काम, और मोहन में लिखना ही भूल गया, मोहन में लिखना भूल गया, पार्शियल ओमिशन। अब मैं अकाउंट क्लोज कर रहा हूं। ये 10,000, ये 10,000, यहां पर आया बाय बैलेंस कैरेड डाउन 10,000। मोहन में तो कुछ हुआ ही नहीं क्योंकि मैंने कुछ किया ही नहीं, पार्शियल ओमिशन। अच्छा, अगर मैं फर्स्ट स्टेज में होता, अगर मैं फर्स्ट स्टेज में होता तो मैं रेक्टिफिकेशन स्टेटमेंट लिखता और काम खत्म हो जाता और मैं इस अकाउंट के क्रेडिट साइड में डाल देता। लेकिन मैं फर्स्ट स्टेज में नहीं हूं। मैं कहां पहुंच गया हूं? मैं पहुंच गया हूं अपने ट्रायल बैलेंस में। फर्स्ट स्टेज ओवर, यानी कि फर्स्ट स्टेज निकल गई थी, मैं ट्रायल बैलेंस बनाने पहुंच गया था। और जब मैं ट्रायल बैलेंस बनाने पहुंचा तो क्या लगता है ट्रायल बैलेंस में किस किस के बैलेंस आएंगे? बहुत ध्यान से देखना, ट्रायल बैलेंस में किस किस के बैलेंस आएंगे। यहां लिखेंगे अकाउंट्स, यहां लिखेंगे डेबिट, यहां लिखेंगे क्रेडिट,
यहां क्या आएगा, यहां आएगा सबसे पहले परचेजेस, कितना, 10,000। क्या मोहन आ सकता है, क्या मोहन आ सकता है? द आंसर इज नो। क्यों? मोहन के अकाउंट में तो बैलेंस ही नहीं है, क्योंकि आपने तो पोस्ट ही नहीं किया, आप भूल गए थे, आपने पार्शियल ओमिशन कर रखी है। तो इसका मतलब यहां पर अब और कुछ नहीं आएगा और आपका अकाउंट, ये ट्रायल बैलेंस हम टैली करने की कोशिश करेंगे, लेकिन 10,000 यहां तो लिखा, लेकिन क्रेडिट साइड में लिखने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर क्रेडिट साइड में लिखने के लिए कुछ भी नहीं है तो आप इसको मैच कराने के लिए, जबरदस्ती मैच कराने के लिए इस 10,000 को यहां लिखेंगे और जो डिफरेंस आ रहा होगा ये 10,000 आप ट्रांसफर कर देंगे सस्पेंस अकाउंट में। सस्पेंस अकाउंट पहली बार कब आता है? जब पार्शियल ओमिशन होती है। आप कुछ चीज करना भूल गए थे एक साइड में, परचेज में तो हो गया था, लेजर में नहीं हुआ था। किसके लेजर में? मोहन के लेजर में नहीं हुआ था, तो उसकी वजह से ट्रायल बैलेंस में आया डिफरेंस। जो डिफरेंस आया वही आपका सस्पेंस है। लेकिन सस्पेंस अकाउंट के साथ ये होना नहीं चाहिए था, इसे खत्म करना होगा। और खत्म करने के लिए बहुत ध्यान से सुनना, सस्पेंस अकाउंट इस वक्त पे 10,000 का बैलेंस है और 10,000 रुपए क्रेडिट साइड में आ रहा है। 10,000 रुपए किस साइड में आ रहा है? क्रेडिट साइड में आ रहा है। उसे खत्म करना है, उसे खत्म करना है। तो उसे हम करेंगे क्या? हम करेंगे सस्पेंस अकाउंट को डेबिट। सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करेंगे और जो पहले नहीं किया, क्या नहीं किया? मोहन को क्रेडिट नहीं किया, तो मोहन को 10,000 से क्रेडिट कर देंगे, सस्पेंस को 10,000 से डेबिट कर देंगे। ये करने के बाद ये चीज हट जाएगी और यहां मोहन आ जाएगा 10,000। ऑल्दो ऐसे दिखाने की जरूरत नहीं है, वो आप बाद में भी एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन सस्पेंस अकाउंट हटाया जाता है तो ही ठीक होता है। तो मैं बोलूं आपको, तो इन सेकेंड स्टेज partial omission will be rectified by using suspense account। और सस्पेंस अकाउंट यूज करना आपकी चॉइस नहीं है, आपकी मजबूरी है, क्योंकि आपकी गलती की वजह से सस्पेंस अकाउंट ऑलरेडी आ रखा होता है। सस्पेंस अकाउंट और कुछ नहीं, एक टेम्परेरी अकाउंट है जो आपकी गलती की वजह से आया और अब आप उसे ठीक करने के लिए उसे हटाओगे, हटाने के लिए उसका बैलेंस उल्टा करोगे और जो करना चाहिए था मोहन को क्रेडिट, वो करोगे। बात समझ में आई? आपकी इस गलती की वजह से सस्पेंस अकाउंट ट्रायल बैलेंस में आया। देखो, ट्रायल बैलेंस के पहले सस्पेंस अकाउंट आ ही नहीं सकता। पहली बार कब आता है? जब ट्रायल बैलेंस बन जाता है। तो इसका मतलब फर्स्ट स्टेज में सस्पेंस अकाउंट की कभी बात नहीं होगी। सेकेंड स्टेज में सस्पेंस अकाउंट की बात होगी, क्योंकि सेकेंड स्टेज में ट्रायल बैलेंस में सस्पेंस अकाउंट आता है आपकी गलती की वजह से। और उस गलती को ठीक करने के लिए ही आप क्या करते हो? आप सस्पेंस को हटाने के लिए, सस्पेंस का बैलेंस क्रेडिट था तो डेबिट कर देते हो, और अगर डेबिट होगा तो क्रेडिट कर दोगे और दूसरा इंपैक्ट वो दोगे जो गलती हो रखी है। तो फिर से बोलता हूं, सेकेंड स्टेज में अगर पार्शियल ओमिशन को ठीक करना है तो सस्पेंस अकाउंट का यूज करना पड़ेगा। सेकेंड स्टेज में सस्पेंस अकाउंट को ठीक करना है या पार्शियल ओमिशन को ठीक करना है तो सस्पेंस अकाउंट का यूज करना होगा। आप सस्पेंस अकाउंट को खत्म करने के लिए वो काम करते हो। मुझे बताइए अब कोई डाउट है आपको? तो बोलो बेटा, कोई डाउट निकल के आता है तो बताइए। मैंने पार्शियल ओमिशन बहुत डिटेल्ड में डिस्कस किया आपके साथ। दो ही चीजें हैं, फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज। फर्स्ट स्टेज में रेक्टिफिकेशन लिखेंगे, सेकंड स्टेज के अंदर आप उसकी सस्पेंस अकाउंट की हेल्प से ठीक करेंगे। बट मैं सस्पेंस अकाउंट को लेकर और बातें नहीं करूंगा, क्योंकि वो मुझे एरर ऑफ कमीशन के साथ डिस्कस करना है, तो तब वहां पे कवर हो जाएगा।
सर्वेंद्र, बड़ी नॉर्मल सी बात है बेटा, ट्रायल बैलेंस के बाद है या पहले है वो क्वेश्चन आपको बताएगा, नहीं बताएगा तो आप हमेशा सेकंड स्टेज मानेंगे। रेक्टिफिकेशन स्टेटमेंट वाली बात क्वेश्चन को बोलनी पड़ती है, बिना वजह वो अगर वो नहीं बोल रहा है तो ये मानिए कि हमेशा सस्पेंस अकाउंट के साथ ठीक करना है, हमेशा सस्पेंस अकाउंट के साथ ठीक करना है, यानी कि हमेशा सेकंड स्टेज माननी है, फर्स्ट स्टेज अज्यूम नहीं करनी। फर्स्ट स्टेज क्वेश्चन बोलेगा कि स्टेटमेंट लिख कर दो तो ही मानोगे, वरना नहीं मानोगे। प्रगति, अगर आपने फर्स्ट स्टेज में ठीक कर दिया तो सेकंड स्टेज में गलती जाएगी ही नहीं, तो सस्पेंस अकाउंट आएगा ही नहीं। अगर आपने फर्स्ट स्टेज में ठीक कर दिया होगा तो फिर सेकंड स्टेज की कभी बात ही नहीं आएगी। बेटा आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ एरर ठीक करना है रितेश। आपको सिर्फ या तो रेक्टिफिकेशन स्टेटमेंट लिखनी होगी या फिर सस्पेंस अकाउंट की हेल्प से एक एंट्री करनी होगी, कोई ट्रायल बैलेंस नहीं बनाना पड़ेगा। अच्छे, तो सस्पेंस अकाउंट को कट मारा आपको समझाने के लिए, आपके दिमाग में बात घुसे कि भाई हट जाना चाहिए और सही चीज आ जानी चाहिए आपके सामने, सिर्फ समझाने के लिए बस। सस्पेंस अकाउंट के बैलेंस को कहीं ट्रांसफर नहीं करते उदित, वो खत्म करना होता है, वो गलती है आपकी, तो उसे कभी भी आप खत्म ट्रांसफर नहीं करते हो, उसे क्लोज करते हो हमेशा। बोलिए बेटा, यहां तक कोई डाउट इस बात से लेकर? अभी करते हैं बेटा, एग्जाम्पल भी करेंगे। नोट करना है बेटा, नोट किया नहीं आप लोगों ने साथ साथ से? अगर नोट नहीं किया है तो नोट कर लीजिए जल्दी से एक बारी। मैं सेकंड स्टेज आपके सामने लगा दी है, जल्दी से नोट करेंगे सेकंड स्टेज को। बेटा गलती से सस्पेंस अकाउंट ओपन हो गया तो रिटर्न ऑफ तो करोगे ना, तो जहां गलती है मोहन में थी तो मोहन में जाके ठीक कर दिया, किसी और में होगी तो किसी और में ठीक कर देंगे। सस्पेंस अकाउंट बुक्स में नहीं रहेगा लेकिन। गुड आकाश, वेरी गुड। करे बेटा आगे, मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल और डिस्कस करूं, फिर क्या नाम है, सॉरी पहले थोड़ा आगे स्लाइड और कर दूं आगे ताकि आप नोटिंग कर पाएं। हाँ जी बेटा, सस्पेंस अकाउंट हमेशा ट्रायल बैलेंस से एग्जिस्ट में आता है, पहले ट्रायल बैलेंस से पहले कभी होता ही नहीं है, तो ट्रायल बैलेंस के बाद ही सेकंड स्टेज में ही सस्पेंस अकाउंट आएगा और उसको खत्म भी किया जाएगा। अगर ट्रायल बैलेंस बनाया ही नहीं है तो सस्पेंस अकाउंट जैसी कोई बातें ही नहीं होती लाइफ के अंदर।
फिक्र ना करो, एरर ऑफ कमीशन आते आते आपका सस्पेंस अकाउंट इतना स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि मैं एरर ऑफ कमीशन के अंदर सस्पेंस अकाउंट को बहुत डिटेल में डिस्कस करूंगा आपके साथ। अभी मैंने आपको सस्पेंस अकाउंट को सिर्फ टच किया है, क्योंकि पार्शियल ओमिशन के अंदर सिर्फ टच ही करना होता है, बाकी सब चीजें जुड़ती हैं जब एरर ऑफ कमीशन आके जुड़ जाएगा। तो एरर ऑफ कमीशन के साथ ही आपको मजा आया करने का इसको। एक बार सब जल्दी से बता दो, कोई डाउट है तो, कॉन्सेप्ट प्रॉपर तरीके से समझ में आया या नहीं आया। अर्चित, अगर कोई एरर रेक्टिफाई इस साल में नहीं हुआ तो वो नेक्स्ट स्टेज, तो थर्ड स्टेज है, वहां पकड़ी जाएगी। और अगर वहां भी पकड़ी नहीं गई तो फिर बेटा अकाउंट्स गलत बने हुए हैं, तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते हो। ढूंढ लोगे तो बेस्ट है, नहीं ढूंढ पाए तो गलती चली जाएगी ऐसे ही। और बेटा अगर सस्पेंस अकाउंट वाली गलती है तो वो ढूंढ के खत्म करनी ही पड़ती है, उसमें आप कुछ नहीं इग्नोर नहीं कर सकते, वो फिर आपको ढूंढना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए। और उसको मैं थर्ड स्टेज में लेके आपको बताऊंगा कि सस्पेंस अकाउंट का फाइनली क्या करते हैं। आई गेस आप सबका नोट हो गया होगा अब तक। उधर जितना बेटा कराया उसमें डाउट पूछो, थर्ड स्टेज के डाउट अभी मैं कुछ डाउट नहीं लूंगा इस वक्त पे, मैंने नहीं बताया ना अभी तक, तो डाउट नहीं लूंगा मैं उसके। जब थर्ड स्टेज हो जाएगी तब बात करेंगे उसके बारे में। अब देखो बेटा, मैं अब आपके सामने लेकर आ रहा हूं ऐसा क्वेश्चन। पहले एक एग्जाम्पल और कराता हूं, चलो आपको एग्जाम्पल के बाद मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूं एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया था। बेटा एक एग्जाम्पल और देख लीजिए बेटा। गुड्स सोल्ड टू सोहन ₹1000,
नॉट पोस्टेड टू हिज अकाउंट। अब इसका रेक्टिफिकेशन दो तरह से हो सकता है या दो टाइम पे हो सकता है। पहला, आप फर्स्ट स्टेज में हैं तो आप रेक्टिफिकेशन स्टेटमेंट से ठीक करेंगे, और अगर आप सेकेंड स्टेज में हैं तो आप विद द हेल्प ऑफ सस्पेंस अकाउंट से ठीक करेंगे। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इसको मैं विदाउट सस्पेंस ठीक करूंगा? यस, यानी कि फर्स्ट स्टेज विदाउट सस्पेंस होती है, सेकेंड स्टेज विद सस्पेंस होती है। ये ध्यान रखिएगा। और बेटा मैंने अब सोहन को गुड्स बेचे हैं बट सोहन के अकाउंट में पोस्ट नहीं किया है, तो यहां पर क्या लिखूं? स्टेटमेंट सोहन्स अकाउंट इज लेस डेबिटेड बाय ₹1000, now debited and rectified। सोहन का अकाउंट लेस डेबिटेड था, अब डेबिट कर दिया और रेक्टिफाई कर दिया। लेकिन अगर मैं सस्पेंस अकाउंट से ठीक करूंगा, सस्पेंस अकाउंट से ठीक करूंगा, तो बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ही सिंपल पॉइंट है। सोहन को करना क्या था? डेबिट। किया क्या? नहीं किया। अब कर दे भाई। अब करने के लिए क्या करोगे? सोहन अकाउंट डेबिट, ठीक है। फिर और क्या आएगा? और आएगा सस्पेंस अकाउंट। दैट्स इट, यस। बस इतना ही तो करना है। अगर फर्स्ट स्टेज में हो, क्वेश्चन बोले विदाउट सस्पेंस करो तो फर्स्ट स्टेज में हो, सेकंड बॉल पॉइंट बोले कि विद सस्पेंस करो तो सेकंड स्टेज में हो। तो दोनों के तरीके मैंने आपको दिखा दिए। मैंने एक एग्जांपल को फिर से करा दिया दोनों तरह से, ताकि आपके माइंड में पॉइंट क्लियर हो जाए। अब मुझे बताओ इस सेकंड एग्जांपल से कोई डाउट है तो फिर मैं आपको एग्जाम क्वेश्चन दिखाता हूं इसके रिगार्डिंग। गुड दे, गुड गुड गुड। मजा आया? आपका एरर ऑफ ओमिशन खत्म हो रहा है, पता है आपको? खत्म हो चुका है इवन मेरी तरफ से। तो आप बताइए क्या आपको इस चीज में मजा आया? क्योंकि मेन पॉइंट ये है कि आपको ये टॉपिक समझ में आना चाहिए कि किस किस तरह से होता है। कंप्लीट ओमिशन हो गया पहले पूरा का पूरा, फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज। अब पार्शियल ओमिशन हो गया, फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज। थर्ड स्टेज की मैंने कोई बात ही अभी तक नहीं की है, तो वो हम डिस्कस ही नहीं कर रहे हैं, बट फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज का बता दो। नरेशन बेटा बीइंग रेक्टिफाइड एंट्री पास लिखो, कोई टेंशन नहीं है। बीइंग रेक्टिफाइड एंट्री पास, दैट्स इट, कोई दिक्कत नहीं। कृष्णा बाकी सस्पेंस वाले पॉइंट में एरर ऑफ कमीशन के साथ डिस्कस करूंगा, क्योंकि मैं और सस्पेंस को हाथ नहीं लगा सकता। अभी पूरा नॉलेज मैंने आपको सस्पेंस अकाउंट के रिगार्डिंग नहीं दिया है। बस ये ध्यान रखो, जो नहीं किया था उसको कर दिया डेबिट। सोहन डेबिट नहीं किया था, डेबिट कर दिया। दूसरी तरफ सस्पेंस आ जाएगा। क्यों आएगा, कैसे आएगा, एरर ऑफ कमीशन में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सेग्रजा की बेटा यही वही एंट्री है राजा कि जिसमें हम उसको राइट ऑफ करने की बात कर रहे हैं। सस्पेंस अकाउंट राइट ऑफ ही हुआ है इसके अंदर। बेटा क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। क्वेश्चन कई बार खुद ही मना करता है कि नरेशन मत लिखो, बट आपको कुछ नहीं बोला तो आप नरेशन लिख कर आएंगे। क्या आप सब लोग यहां तक नोट कर चुके हैं? मैं आपको एग्जाम का क्वेश्चन दिखाना चाहता हूं।
आई होप आप सबकी स्क्रीन पर आ चुका है, और आप सबकी स्क्रीन पर जो आया है बेटा, ये ना जो क्वेश्चन आपके सामने है ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो मैं कॉन्सेप्ट्स कराते वक्त साथ में समझाता हूं। तो इसमें देखो क्वेश्चन फॉर एरर ऑफ ओमिशन लिखा है, फिर प्रिंसिपल लिखा है, फिर उसके बाद आपका आएगा एरर ऑफ कमीशन के बारे में आएगा। तो इस तरह से आपके पॉइंट बढ़ते रहेंगे, और जब अब आगे पहुंचेंगे तो आपको अलग से, अब आप देख सकते हो, बहुत ध्यान से देखिएगा, अटेम्प्ट वाइज मेंशन है। ये कब आया था? मई 2018 के अटेम्प्ट में आया था। उसके बाद ये वाला भी मई 2018 में आया था, यानी कि मई 2018 में 14 मार्क्स का आया था आरओई। उसके बाद फिर नवंबर 18 में कितने मार्क्स का आया? 10 मार्क्स का आया। और उसके बाद फिर जून 19, क्योंकि ये कितने मार्क्स का आया? 4 मार्क्स का आया। उसके बाद आपके पास नवंबर 19 कितने मार्क्स का आया? 10 मार्क्स का आया। और उसके अलावा जून 19 में ही 5 मार्क्स में और आया, यानी कि 15 मार्क्स में आरओई पूछा गया। तो मैंने लेटेस्ट एग्जाम जो भी आपके हुए हैं ना, लास्ट एग्जाम जो भी हुआ था, देखो इस बार का एग्जाम अभी तक नहीं हुआ, मई 20 में होना था, फिर जून में गया, अब जुलाई अगस्त में चला गया है, पोस्टपोन्ड हो गया है। लेकिन अभी तक जो पहले 4 अटेम्प्ट हुए हैं उन चारों के क्वेश्चन आपकी बुक में डाले गए हैं, तो किसी भी तरह की टेंशन की बात नहीं है, बुक के अंदर हर चीज कवर है। अच्छा, उसके बाद स्टडी मटेरियल क्वेश्चन भी मैंने डाल रखे हैं। स्टडी मटेरियल के जितने भी क्वेश्चन है यहां पे डाल रखे हैं, आप अपनी प्रैक्टिस के लिए चाहें तो बुक से भी कर सकते हैं। और उसके अलावा मैंने यहां पे डाला है आप सबके लिए एक और एक्स्ट्रा चीज, जो कि क्या है? एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन। ये एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके कॉन्सेप्ट को और बिल्डअप करेंगे। तो मैंने 4 पार्ट बना रखे हैं, नॉर्मल क्वेश्चन, एग्जाम क्वेश्चन, स्टडी मटेरियल क्वेश्चन, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन। जो चैप्टर मुझे चाहिए बहुत डिटेल में होना चाहिए, मैंने बहुत डिटेल में कवर किया, इतने इतने क्वेश्चन डाल रखे हैं कि आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन याद रखो, जब तक मैं पूरा ना करा दूं, जिसके अलावा जिस पॉइंट को मैं बोलूं वही आपने करना है। जल्दबाजी में आगे भागोगे तो फंसोगे, कॉन्सेप्ट खराब हो जाएंगे। तो जितना जितना मैं कराता जाऊंगा उतना उतना मैं आपको बोलता जाऊंगा, ये करके आइए, ये करके आइए, ये करिए, इस तरह से, और आपके डाउट्स वगैरह लेता रहूंगा। अभी मैं आपको दिखाना चाहता हूं एक एग्जाम क्वेश्चन, और उस एग्जाम क्वेश्चन से आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि आपके एग्जाम में किस तरह के पॉइंट आते हैं। ये देखिए, नवंबर 19 में 10 मार्क्स में क्वेश्चन आया है, और क्वेश्चन 14 की पहली लाइन ही पढ़ो और मुझे बताओ उसमें क्या क्या बोला गया है। देखो बेटा, आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है क्वेश्चन 14, क्या लिखा है? करेक्ट दी फॉलोइंग एरर्स, और क्या लिखा है? विदाउट ओपनिंग अ सस्पेंस अकाउंट। बेटा इसका मतलब कौन सी स्टेज की बात कर रहा है? फर्स्ट स्टेज की बात कर रहा है। और उसके अलावा और क्या लिखा है? एंड विद ओपनिंग अ सस्पेंस अकाउंट। ये किस स्टेज की बात कर रहा है? ये सेकेंड स्टेज की बात कर रहा है। तो अब आप समझ सकते हो कि क्वेश्चन हमसे दोनों तरह से पूछता है, फर्स्ट स्टेज के बेसिस पर भी और सेकंड स्टेज के बेसिस पर भी। बट मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन आपने अभी नहीं करना है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट एरर ऑफ कमीशन के हैं जो जुड़ जाएंगे आपके बाद में। मैं इसीलिए आपको बोल रहा हूं कि आप जितना बोलूंगा उतना ही करेंगे, इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करेंगे। जब तक मैं पूरा टॉपिक समझा ना दूं तब तक आप इसके बारे में कोई पंगे नहीं लेंगे कि किस तरह से काम चल रहा है। ठीक है, इसके कोई पॉइंट डिस्कस करने की जरूरत नहीं है मुझे, ना आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं इस चीज का, क्योंकि मेरे को अभी एरर ऑफ कमीशन समझाना है। जब एरर ऑफ कमीशन समझ जाओगे तब बात करेंगे इसके बारे में। अब मुझे बताओ, कॉन्सेप्ट को लेके कोई डाउट है तो ठीक, वरना मैं अपना एरर ऑफ प्रिंसिपल स्टार्ट करूंगा।
तो बेटा एरर ऑफ प्रिंसिपल का इंट्रोडक्शन दे रहा हूं मैं आपको अभी। एरर ऑफ प्रिंसिपल में क्या क्या चीजें होती हैं, कैसे कैसे करते हैं। एरर ऑफ प्रिंसिपल से आपको पूरा समझ में आएगा। Error of principle means violation मतलब ब्रेक करना, खत्म, खराब करना, violation of तोड़ना, बेसिक फंडामेंटल्स rules of accounting. For example, capital expenditure recorded as revenue expenditure. Revenue expenditure recorded as capital expenditure. Capital receipt recorded as revenue receipt, and revenue receipt recorded as capital receipt. मनीष बेटा, आपकी क्लास में कोई भी दिक्कत है तो बेटा क्वालिटी डाउन कर लो। आपके नेट का इशू होगा, इसलिए आपके वहाँ सही से नहीं चल रही होगी। नेटवर्क इशू की वजह से ऐसा होता है। आप अपनी लैप जो वीडियो आ रही है उसकी वीडियो क्वालिटी काउंट डाउन कर लीजिए सेटिंग्स में जाकर। आप सबने लिख लिया बेटा यहां तक का? मैं अभी इसका बेसिक फंडामेंटल डिस्कस करूंगा आपके साथ।
आई होप बेटा आप सबने रिकॉर्ड पूरा नोट कर लिया होगा। मैं कुछ अब बेसिक बातें डिस्कस करूंगा एरर ऑफ प्रिंसिपल के रिगार्डिंग। तो बेटा अब बहुत ध्यान से सुनना, मैंने जो ऊपर लिखा है ना ये बातें मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले आप मेरी कुछ बातें सुनेंगे, कहानी सुनेंगे, उस कहानी के बाद हम बात करेंगे। कहानी ये है बेटा कि आप सब ने कुछ वर्ड सुने हैं, फंडामेंटल, अकाउंटिंग अजम्पशंस। फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन यानी कि ऐसी चीजें जिनके ऊपर हमारी अकाउंटिंग बेस्ड है। अजम्पशन हम मानते हैं कि ऐसा होता है, इसीलिए हमारी अकाउंटिंग चल रही है, जिसके अंदर तीन चीजें होती हैं। गोइंग कंसर्न अजम्पशन, कंसिस्टेंसी अजम्पशन, अक्रूवल अजम्पशन। अब ये तीन अजम्पशन ऐसी हैं जो कि हम हर बिजनेस वाला मानता है कि ये बिजनेस में होता ही है। अब मैं इन तीनों को एक्सप्लेन करने वाला हूं, मुझे इन तीनों में से एक पॉइंट पिक करना है जो आपको आपका कॉन्सेप्ट समझाएगा। बेटा अजम्पशन मेरी मान्यता है, मैं बेसिकली इस चीज को मानता हूं कि मैं ये चीजें फॉलो करता हूं। जैसे कि जब आपके सामने लिखा है गोइंग कंसर्न, गोइंग कंसर्न अजम्पशन का मतलब होता है कि आप ये मानते हैं कि आपका बिजनेस कभी भी इसलिए स्टार्ट नहीं हुआ कि आप उसे बंद करना चाहते हैं। कोई भी अपना बिजनेस इस पर्पज से शुरू नहीं करता है कि वो उसको बंद करेगा। वो ये सोचकर शुरू करता है कि बिजनेस लॉन्ग टर्म चलता रहेगा, मैं चलाऊंगा, मेरी नेक्स्ट जनरेशन चलाएगी, उसकी नेक्स्ट जनरेशन चलाएगी, उसकी नेक्स्ट जनरेशन चलाएगी, यानी कि बंद करने की इंटेंशन नहीं है। कंसिस्टेंसी ये कहता है कि जो रूल, मेथड, प्रिंसिपल, जो भी तरीका आपने अकाउंट्स बनाने के लिए फॉलो किया है उसको कंसिस्टेंटली फॉलो करना, उसके अंदर चेंज मत लाना। रूल, मेथड, प्रिंसिपल, तरीका कोई भी आपने जो फॉलो किया है अकाउंटिंग करने के लिए उसको चेंज मत करना, कंसिस्टेंटली फॉलो करते रहना। और थर्ड है अक्रूवल अजम्पशन, जो ये बात कहता है कि आप अपनी अकाउंटिंग को ड्यू बेसिस पे करिए, ना कि पैसा आने या पैसा जाने के बेसिस पर। यानी कि ट्रांजैक्शन जब हुई तभी रिकॉर्ड कर लो, पैसा आएगा उससे कोई दिक्कत नहीं, बाद में आता रहेगा, पैसा जाना है तो जाता रहेगा, लेकिन जब हुई है ट्रांजैक्शन तब काम करो। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने इंप्लॉय से काम कराया, उसका खर्चा हो गया सैलरी के नाम का, तो खर्चा जब हुआ, जब वो काम कर रहा है तब मैं खर्चे को बुक करूं। पेमेंट कब जाएगी वो चीज ये डिसाइड नहीं करेगी खर्चा रिकॉर्ड करे या ना करे। मैंने किसी को गुड्स बेचे बट पैसा अभी नहीं आया, तो क्या सेल रिकॉर्ड होगी या नहीं होगी? हो जाएगी, पैसा बाद में आ जाएगा। तो आपके लिए जरूरी है ट्रांजैक्शन का जब हो रही है तब रिकॉर्ड करना, ना कि तब कि जब पैसा आए या पैसा जाए। तो ये तीन अकाउंटिंग फंडामेंटल अजम्पशंस हैं जिसके बेसिस पर अकाउंटिंग होती है। और जो मुझे डिस्कस करनी है वो ये है, गोइंग कंसर्न अजम्पशन ये कहता है कि आज अगर मैं बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं तो वो लॉन्ग टर्म है। वो क्या है? वो लॉन्ग टर्म बिजनेस है, बंद करने की इंटेंशन नहीं है। अब पॉइंट ये है कि आपने कोई खर्चा किया, आपने क्या किया? कोई खर्चा किया। वो एक्सपेंस अगर आपको बेनिफिट देगा फॉर शॉर्ट टर्म, अगर वो आपको शॉर्ट टर्म बेनिफिट देगा तो वो आपके लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोल देते हैं? उसको हम बोल देते हैं
एक्सपेंसेस। लेकिन अगर आपने कोई खर्चा किया जो आपको बेनिफिट देगा फॉर लॉन्ग टर्म, तो वो आपके लिए है कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिसको हम बोल देते हैं एसेट। पॉइंट समझ में आया? अब शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का मतलब क्या था? अगर इक्वल टू और लेस देन 12 मंथ्स है तो वो शॉर्ट टर्म काउंट होता है, और अगर मोर देन है 12 मंथ से तो वो लॉन्ग टर्म काउंट होता है। तो अल्टीमेटली पॉइंट क्या है कि एक शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म। अब मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया, तो मैं क्या मानूं? बिजनेस को कब बंद करूंगा? मैं बिजनेस को बंद करना नहीं चाहता, तो इसका मतलब मेरे पास गोइंग कंसर्न अजम्पशन एप्लीकेबल है। अच्छा, मैं बिजनेस स्टार्ट किया सिर्फ 7 मंथ्स के लिए, सीजनल बिजनेस था, तो यहां पर गोइंग कंसर्न अजम्पशन नॉट एप्लीकेबल हो गई। अब इस वाले केस में अगर खर्चा होगा, अगर इस वाले केस में कोई भी खर्चा होगा तो शॉर्ट टर्म वाला या लॉन्ग टर्म वाला? शॉर्ट टर्म वाला होगा तो एक्सपेंस बन जाएगा, और लॉन्ग टर्म वाला होगा तो एसेट बन जाएगा। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि गोइंग कंसर्न एप्लीकेबल ही नहीं है, गोइंग कंसर्न एप्लीकेबल का मतलब 7 महीने का बिजनेस है, तो सारा एक्सपेंस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही माना जाएगा, दैट इज एक्सपेंसेस, क्योंकि उसमें तो लॉन्ग टर्म कभी आएगा ही नहीं, 12 महीने से ऊपर का टाइम ही नहीं बन रहा। मुझे आपको समझाना क्या है? मुझे आपको समझाना है कि गोइंग कंसर्न अजम्पशन ही हमें सिखाती है कि कौन सा खर्चा लॉन्ग टर्म है और कौन सा खर्चा शॉर्ट टर्म है। अगर गोइंग कंसर्न अजम्पशन ही ना हो तो कोई भी खर्चा लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म नहीं होता, क्योंकि गोइंग कंसर्न अजम्पशन तो 12 महीने से पहले ही खत्म हो जाएगी, तो आपका हर खर्चा शॉर्ट टर्म होगा। बात आई समझ में? मैं फिर से बोलता हूं, आपके बिजनेस में 2 तरह के काम होंगे, गोइंग कंसर्न अजम्पशन के साथ, विदाउट गोइंग कंसर्न अजम्पशन के साथ। अगर गोइंग कंसर्न अजम्पशन के साथ हो रहे हैं तो खर्चे 2 पार्ट में डिवाइड होंगे, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म वाले एक्सपेंसेस बन जाते हैं, लॉन्ग टर्म वाले एसेट बन जाते हैं। और अगर विदाउट गोइंग कंसर्न अजम्पशन जा रहे हो, बिजनेस को जल्दी बंद कर दोगे, 5 महीने में, 6 महीने में, 12 महीने से पहले पहले, आपका सीजनल बिजनेस है, बिजनेस के बारे में आप कह रहे हो कि भी हमें सिर्फ 6 महीने ही काम करना है, तो इन दैट केस आपका किया गया हर खर्चा एक्सपेंस होगा, वो कभी लॉन्ग टर्म हो ही नहीं सकता। बात समझ में आई? तो गोइंग कंसर्न अजम्पशन सिखाता है एक्सपेंसेस को 2 पार्ट में डिवाइड करना, एक रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक कैपिटल एक्सपेंडिचर। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर बनता है एक्सपेंस और कैपिटल एक्सपेंडिचर बनता है एसेट। आई बात समझ में? ये गोइंग कंसर्न अजम्पशन है। अब हमारा पॉइंट क्या है? अगर मैं इस रूल को तोड़ दूं, मैं इस रूल को वॉयलेट कर दूं, वॉयलेट कैसे करूंगा? मैं वॉयलेट करूंगा बेटा, अगर मैं इन्हें आपस में इंटरचेंज कर दूं, मैं एक्सपेंस को एसेट मान लूं, एसेट को एक्सपेंस मान लूं, तो मुझसे गलती हो गई। और ऐसी गलती को बोलते हैं आपने फंडामेंटल रूल्स ऑफ अकाउंटिंग को वॉयलेट किया है। फंडामेंटल रूल्स ऑफ अकाउंटिंग को वॉयलेट किया है, और ऐसे ही रूल्स को वॉयलेट करना क्या बनता है? एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल मींस वॉयलेशन। वॉयलेशन किसका? बेसिक फंडामेंटल रूल्स का। मैंने फंडामेंटल रूल्स का एक एग्जांपल आपको दिया है, गोइंग कंसर्न अजम्पशन। गोइंग कंसर्न अजम्पशन कहती है कि खर्चे 2 तरह के होंगे, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म।
बट अगर आपने उनको आपस में कन्वर्ट कर दिया, रिप्लेस कर दिया, स्वैप कर दिया, बदल दिया, तो फिर इसका मतलब वॉयलेशन हो गया है। और जब वॉयलेशन हो गया है तो उसका रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा। और मैं एग्जांपल लिख रहा हूं आपके सामने, कैपिटल एक्सपेंडिचर रिकॉर्डेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी कि आपने एसेट को एक्सपेंस रिकॉर्ड किया। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, आपने एक्सपेंस को एसेट रिकॉर्ड किया। ये क्या किया? इंटरचेंज हो गए, स्वैप हो गए। जहां पर एक्सपेंस एसेट बन गया, एसेट एक्सपेंस बन गया, इसका मतलब वॉयलेशन हुआ किसका? गोइंग कंसर्न अजम्पशन का। तो ये बहुत ध्यान देना पड़ेगा कि किस किस तरह की वॉयलेशन होती है। मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है गोइंग कंसर्न अजम्पशन का, कि अगर आप कुछ ऐसा करोगे तो आपके खर्चे इंटरचेंज हो जाएंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, मैं बिल्डिंग की रिपेयर कराऊं और उस रिपेयर को बिल्डिंग में ही प्लस कर दूं तो गलत हो गया। मैं फर्नीचर परचेज करूं, फर्नीचर अकाउंट में डेबिट ना करके परचेज ऑफ गुड्स दिखा दूं। मैं एसेट बेचूं और उसको अपनी गुड्स की सेल दिखा दूं, तो ये क्या है? ये इंटरचेंज ही तो हो रहा है। आप अपनी सेल को, परचेज को गलत रिकॉर्ड कर लेते हो, एसेट में दिखा देते हो, तो ये आपके एरर ऑफ प्रिंसिपल में बोला जाता है। अब आप मुझे बताइए, आपको इस चीज को लेकर कोई डाउट है तो मैं उसको डिस्कस करूंगा। उदित बेटा, हम जो अपने पास करने वाले हैं उसके अंदर एक्सपेंस और जो भी नॉर्मल अमाउंट रहेगा एक्सपेंसेस का और एक्सपेंडिचर का, वो हम अलग अलग करेंगे। बट मैं अभी उसके ऊपर डिस्कशन नहीं करूंगा। मैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की डिटेल डिस्कशन देने वाला हूं कि एक्सपेंडिचर और एक्सपेंस में क्या डिफरेंस होता है। रजाक बेटा, वो आएगा डिस्कशन उसके बारे में भी, ओपीडी साइकिल क्या होती है। अभी यहां पॉइंट नहीं उठा सकता मैं उस चीज का। अक्षत, मशीन का एक्सपेंस मशीन में ऐड करना ही नहीं करना, वो उस पर डिपेंड करेगा कि मशीन खरीदते वक्त हुआ या मशीन के बाद हुआ। मशीन के खरीदते वक्त हुआ तो ऐड करेंगे, इंस्टॉल करते वक्त हुआ तो ऐड करेंगे, लेकिन बाद में रिपेयर कराया तो ऐड नहीं करेंगे। बेफिक्र रहो, मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर हमने पास एक्सपेंडिचर के दोनों पार्ट कराने वाला हूं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी और कैपिटल एक्सपेंडिचर भी। एक बार स्क्रीन फुल कर देना, फुल स्क्रीन कर दो एक बार।
प्रगति बेटा, रिपेयर ऑफ बिल्डिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होता है, बट अभी आपको कंफ्यूजन रहेगी, मैंने अभी तक पूरा डिस्कस नहीं किया है। मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर पूरा डिटेल डिस्कशन करने वाला हूं, तो डोंट वरी, मैं आपका सारा पॉइंट कंप्लीट करूंगा, टेंशन मत लो बिल्कुल भी। आई होप आप सबने नोट कर लिया पूरा का पूरा। हाँ बेटा, आप सब नोट कर चुके हैं पूरा का पूरा। तो मैंने अभी आपको सिर्फ एरर ऑफ प्रिंसिपल का एक छोटा सा बेसिक दिया है, कुछ भी नहीं शुरू किया अभी, मैं बिल्कुल थोड़ी सी बात बताई है। अभी एरर ऑफ प्रिंसिपल बहुत बड़ा है, बहुत डिटेल में बात करेंगे। आपका बुक के अंदर से कोई होमवर्क नहीं है फिलहाल, जितना कराया है उसको रिवाइज करना है, दैट्स इट। उसके अलावा कोई होमवर्क आपका भी फिलहाल नहीं है। बस एक चीज का ध्यान रखना, जो करा दिया है उसको रिवाइज करके आना। मैं एरर ऑफ प्रिंसिपल के साथ दोबारा से पूरा शुरू करूंगा, गोइंग कंसर्न की बातें दोबारा से आपके सामने आएंगी नेक्स्ट क्लास के अंदर। नेक्स्ट क्लास जो मेरी होगी, मैं आपको शेड्यूल बता देता हूं एक बारी। एक चीज का थोड़ा सा इशू है, नेक्स्ट जो मंडे क्लास होगी, इकोनॉमिक्स की क्लास नहीं हो पाएगी। बाली सर की तबीयत खराब है, थोड़ा कुछ और रीजंस भी हैं, इस वजह से बाली सर की क्लास नहीं होगी इकोनॉमिक्स की। उस दिन मंडे को ओनली मैथ्स 10 to 1 3 आवर्स की क्लास होगी, बीच में आपको ब्रेक भी दिया जाएगा। तो 10 to 1 सिर्फ मैथ्स क्लास है, इको क्लास ऑफ है। तो सर अभी सर की अभी तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से क्लास नहीं हो रही है। थोड़े दिनों के अंदर सर ठीक होके वापस आ जाएंगे, उसके बाद क्लासेस नॉर्मली शेड्यूल होनी शुरू हो जाएंगी। तो नेक्स्ट क्लास मंडे को मैथ्स की है 10 to 1, और जो ट्यूसडे आएगा अकाउंट्स 9 to 11, लॉ 11 to 1, वो नॉर्मल शेड्यूल पे चलेंगी। अकाउंट्स लॉ नॉर्मल शेड्यूल पे चलेंगी। मंडे के लिए मैथ्स आपकी 10 to 1 है, और अभी 10 मिनट के बाद आपकी लॉ की क्लास स्टार्ट होगी, तो आपका 10 मिनट का ब्रेक बनता है। यहां से हम अपनी नेक्स्ट क्लास ट्यूसडे को मिलेंगे, अभी थोड़ी देर बाद लॉ स्टार्ट हो रहा है। तो ठीक है, फिर बाय बाय, नेक्स्ट क्लास मिलेंगे। कोई डाउट तो मुझे मैसेज कर दो, एक बार मैं देख लेता हूं, बाकी फिर देखेंगे।